students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about ancient history in this video, that Prachin Bharat. If you come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज से एसएससी एमटीएस की जीके जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट्स फुल डिटेल के साथ मिलेंगे और इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप एसएससी से रिलेटेड जीके जीएस की पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज जीके जीएस का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से संबंधित हम कुछ एमसीक्यूज इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे ये ना सोचे कि ये क्लास सिर्फ एमटीएस वालों के लिए है, इसे सभी बच्चे एसएससी वाले देख सकते हैं। एसएससी के ऑल एग्जाम से रिलेटेड ये क्लास है। जीके जीएस तो जो है वो अनलिमिटेड होता है, तो इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ये पर्टिकुलर एमटीएस वालों के लिए ही है। तो ऑल एग्जाम वाले बच्चे भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि भारतीय इतिहास में आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत। इससे रिलेटेड हम कुछ पहले थोड़ी सी सामान्य क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 के जो क्वेश्चन पेपर से प्रश्न लिए गए हैं। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो वो है विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। मध्य प्रदेश में ब्लैंक है की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका की गुफाएं एवं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है, जो एक टूरिस्ट प्लेस है। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कालीबंगा के लिए। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो वो मिलते हैं बुर्जहोम से। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल शवाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? तो वो है युगल शवाधान। लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो वो है दैमाबाद। लंगनाज, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण कालीन नहीं है? तो वो है गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था लोथल। लोथल नगर किस नदी या किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो वो था साबरमती के किनारे पर बसा था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो वो था हड़प्पा के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी या है, कौन सी लिपि थी उसमें? तो ये अभी भी अपठित है, मतलब उसकी लिपि अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल में। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो वो थी सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, कैसे थे? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में कच्छ कारण में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? तो वो मोहनजोदड़ो को जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो वो धौलावीरा था। युगल शवाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तर किस्म के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो उत्तम किस्म के जौ थे वो। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा देमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो वो है मेहरगढ़। अब है सही सुमेलित करना, मतलब मैच द कॉलम। सो मोहनजोदड़ो जो है वो ग्रेट बात है। हड़प्पा जो है इसमें सामने ही लिखा है हड़प्पा, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा, हल्के चिन्ह, लोथल, पतन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वो है ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो पशुपतिनाथ की करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का अध्ययन है, मतलब पत्थरों पर लिखा हुआ। शिला यानी होता है पत्थर। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत।
सो ये तो थे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज जो बड़े प्रश्न हैं ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 का जो प्रीवियस पेपर है। सो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल यानी पुराना पत्थरों का काल यानी कि समय। पाषाण यानी पत्थर होता है, पुरा यानी प्राचीन या पुराना। मध्य पाषाण काल मतलब उसके बाद का, मध्य बीच का काल। लघु पाषाण काल मतलब छोटा, और नव पाषाण काल मतलब नया। ठीक है, तो एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टियर 1 20 सितंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पुरापाषाण काल। मतलब इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। इसका डिटेल आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? सो इसमें आ जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा या मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी पढ़ा है हमने, मध्य प्रदेश में है। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 5 अगस्त 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको कि मध्य प्रदेश में जो की प्रसिद्ध भीमबेटका की जो गुफाएं हैं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। ये प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन ए नवपाषाण, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी मध्यपाषाण युग। सो ये कहाँ पूछा गया है प्रश्न देख लेते हैं। ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टियर 1 16 सितंबर 2017 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरापाषाण काल। तो इससे रिलेटेड उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आप यहाँ से चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं? ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चौड़ी और सीधी थी। ये कहाँ पूछा गया है? एसएससी एफसीआई परीक्षा में 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, ऑप्शन सी फारस सभ्यता, ऑप्शन डी है मिस्र सभ्यता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये एसएससी ऑनलाइन सीपीओ परीक्षा में मतलब सेंट्रल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर वाली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर होगा इसका। तो इसमें पर्टिकुलर कोई ऐसा आंसर नहीं दिया जा सकता क्योंकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे पर है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन जो है वो सिस्टमैटिक नहीं है। सो इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया जा सकता। सो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है कौन सा? मोहनजोदड़ो। राइट आंसर, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो वो था मोहनजोदड़ो। यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं इसकी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी अज्ञात, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो इससे हम पीछे भी पढ़ के आए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका कुछ पता नहीं लग पाया है, तो वो अज्ञात में जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया। तो सी इज द राइट आंसर। इसमें डिटेल भी देख लीजिए कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था? ऑप्शन ए रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी है जीवन का टीला। सो इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, इसको क्या कहा गया था? मृतकों का टीला कहा गया था। एसएससी ऑनलाइन सीपीओ एसआई में पूछा गया प्रश्न 5 जुलाई 2017 को। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसको मृतकों का टीला कहा गया है। इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित
किया गया था। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला मकान। सो वो है ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। ये एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इससे रिलेटेड डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चहुंदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो में मिला था सबसे बड़ा यानी कि विशाल स्नानागार। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए है नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी नरसिम्हा। तो किसकी मूर्ति थी? सो वो थी नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति थी। यह महत्वपूर्ण रचना थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है, मतलब कांसे से बनी हुई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। सो सी इज द राइट आंसर कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो थी वो देवी माता की जो पूजा थी वो संबंधित थी। सो एसएससी एफसीआई परीक्षा में ये प्रश्न आया था। तो देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। ठीक है ना, एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लोथल अहमदाबाद यानी कि गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 में। यहाँ से आप पूरी डिटेल नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ऑप्शन है सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारसी। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सिंधु घाटी सभ्यताओं में, मतलब किसका जहाजी माल घाट था? तो वो था सिंधु घाटी का महल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपण, ऑप्शन डी बनावली। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लोथल। ये एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 14 सितंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सो बी इज द राइट आंसर लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी के पात्र। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से, तो मतलब मिट्टी के पात्र में से प्रसिद्ध है। ठीक है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा सैंधवकालीन। यहाँ से डिटेल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बढ़ईगिरी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार था। वहाँ के लोग जो थे वो व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे, व्यापार से ही उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई थी। तो एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 में ये पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। सो ये कहाँ पूछा गया प्रश्न? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ऑनलाइन सीपीओ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो लोहा जो था वो धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, लोहा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आते हैं प्रश्न ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 तक के और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 के। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें, ऑप्शन डी सब्जियां और फल। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दूध और इसके उत्पाद, मतलब दूध और उससे बने जितने भी प्रोडक्ट होते थे वो सभी वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मतलब वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोजन पदार्थ बनाया जाता था या तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन सा अन्न उपयोग में लाया गया था? ऑप्शन ए जौ यानी कि यव जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी जई ओट जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी गेहूं से एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में आया गया ये प्रश्न है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जौ। जौ जो है वो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया गया अनाज था, मतलब अन्न था। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी यव का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? मतलब वैदिक जो लोग थे उन्होंने कौन सी धातु सबसे पहले उपयोग की थी? ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। सो ऑप्शन डी जो है तांबा धातु उन्होंने सबसे पहले प्रयोग में लाई थी। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेद क्या होते हैं या वेद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी शक्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज, जिस मतलब वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा गया है। ये भी एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा में 13 सितंबर 2017 में पूछा गया है प्रश्न। सो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास, ऑप्शन बी ग्रस्त ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास ग्रस्त, ऑप्शन डी ग्रस्त संन्यास वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है चरण? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये कहाँ पूछा गया है? एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब डीईओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2009 में, जिसे शॉर्ट में डीईओ कहते हैं। सो हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था, ये सारी डिटेल्स यहाँ हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में ये प्रश्न आया है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वे अपने संघर्षों में सफल रहे थे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी प्रतिभा पर। यह एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में भी पूछा गया है और संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में भी पूछा गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर? व्यवसाय पर आधारित थी। यहाँ पूरी डिटेल भी आप देख लीजिएगा, ये फुल डिटेल इसकी यहाँ पर आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो पशुचारी लोग थे। ये इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऑप्शन ए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, ऑप्शन बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, ऑप्शन सी पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, ऑप्शन न की जमीन, उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपर्युक्त सभी है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। ये इस तथ्य से पुष्ट होता है कि वे जो है उपर्युक्त सभी, मतलब तीनों ही विकल्प इसमें सही है। सो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी एच विल्सन, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। एसएससी स्नातक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला जो पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था मैक्स मूलर। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसकी डिटेल आप यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सप्त सिंधु, ऑप्शन डी दिल्ली। सो राइट आंसर सप्त सिंधु में है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी गण, ऑप्शन डी विधाता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समिति। समिति जो है वो जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शन ए केनोपनिषद में, ऑप्शन बी विष्णु पुराण में, ऑप्शन सी ऐतरेय में यानी ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। ये ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 14 सितंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर होगा इसका सी, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है ना। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। राइट आंसर सी होगा। एक मिनट, अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए बलि, ऑप्शन बी विदत, ऑप्शन सी वर्मन, ऑप्शन डी कर। सो उसे कहते थे बलि, बलि बोलते थे उसको। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये प्रश्न आया है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। सो ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ऋग्वेद से लिया गया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सभी जानते हैं। सो ग्रेड सी एवं ग्रेड डी परीक्षा 2012 से ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी भगवद गीता से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ भी आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते जो राज चिन्ह है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए घोषा, ऑप्शन बी अपाला, ऑप्शन सी मैत्रेयी, ऑप्शन डी गार्गी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गार्गी। मतलब किसने दी थी, किस विदुषी ने? तो गार्गी विदुषी थी, उसने ही चुनौती दी थी। तो इसकी डिटेल भी आप यहाँ देख लीजिए कि याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ऑप्शन ए देव विवाह, ऑप्शन बी आर्ष विवाह, ऑप्शन सी गंधर्व विवाह, ऑप्शन डी ब्रह्म विवाह। सो राइट आंसर ये कहाँ पूछा गया है? CHSL मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा टियर 1 में ये प्रश्न आया है 14 मार्च 2018 को। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व विवाह। मतलब प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? सो वो गंधर्व विवाह को नहीं माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूरी डिटेल इसकी यहाँ दी गई है, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 18 के क्वेश्चन। सो इसके कुछ शॉर्ट वन लाइन क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो वो हुए थे जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो वो है पाली भाषा में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो वो पहली को किया गया था। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म, भरहतु से संबंधित हैं, तो वो है बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सो इसमें ये वन लाइनर क्वेश्चन थे। अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। ये ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 2015 तक के प्रश्न है और ऑनलाइन परीक्षा 2017 से 18 तक के क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुम्मिन देई स्तंभ, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी बौद्ध मठ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुम्मिन देई स्तंभ से गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो वो किया गया अशोक मौर्य का रुम्मिन देई स्तंभ के द्वारा। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ज्ञात्रक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु। सो एसएससी स्नातक टियर 1 में पूछा गया प्रश्न है 2008 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। मतलब बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। इसकी डिटेल्स आप यहाँ से नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा MTS यानी कि 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब राजगृह में।
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो राजगृह में आयोजित की गई थी। सो इसकी डिटेल आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी बिंदुसार। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसमें वो ऑप्शन अभी छपा नहीं है। तो राजा मिंडन जो थे उनके संरक्षण में इसका आयोजन किया गया था। तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि राजा मिंडन जो थे उनके संरक्षण में इसका आयोजन 1871 में किया गया था, जो कि ऑप्शन बाय मिस्टेक इसमें लिख नहीं पाया है। तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो वो किया था राजा मिंडन ने 1871 में किया था। और कहाँ किया था? मांडले यानी कि बर्मा में किया था। सो इसका राइट आंसर पर्टिकुलर है नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि राजा मिंडल ने इसका आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, मतलब प्रसिद्ध हुए, और अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। सो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी आरण्यक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य की पहचान किससे है? तो वो त्रिपिटक से है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का एक अंग है। सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। ऑप्शन ए वणिक एवं पुरोहित, ऑप्शन बी साहूकार एवं दास, ऑप्शन सी योद्धा एवं व्यापारी, ऑप्शन डी स्त्रियां एवं शूद्र। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्त्रियां एवं शूद्र जो थे, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो वो थे वणिक एवं स्त्रियां एवं शूद्र जो थे, वो वणिक जो वर्ग थे वो कौन से थे? स्त्रियां एवं शूद्र थे। एसएससी सीपीओ परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है 2006 में। सो इससे डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब डीईओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। सो सी जो बी है जोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन ए दुनिया दुखों से भरी है, मतलब ये जो निम्न कथन दिए हैं इनमें देखना है पहले कि कथन ए है दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी तथा डी सही है, ऑप्शन बी तथा सी सही है, ऑप्शन ए, बी तथा सी सही है, या ऑप्शन बी, सी तथा डी सही है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि ए, बी तथा सी तीनों सही हैं और डी इसमें सही नहीं है। मतलब ए, बी, सी तीनों ही सही है कि बौद्ध धर्म में निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है कि दुनिया दुखों से भरी है, ये भी सत्य है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण मिलता है कि व्यक्ति अगर इच्छा करना छोड़ दे तो वो कभी दुखी नहीं होगा, और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण भी मिल सकता है। ठीक है ना? सो ए, बी, सी तीनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ऑप्शन ए हड़प्पा काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी बुद्ध के काल में, ऑप्शन डी मौर्यों के काल में। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। मतलब धातु से जो बने सिक्के थे वो सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो वो बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन ए प्राकृत पाठ, ऑप्शन बी पाली पाठ, ऑप्शन सी संस्कृत पाठ, ऑप्शन डी चित्रलेखीय पाठ। एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी पाली पाठ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो वो पाली पाठ में की गई थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी डिटेल यहाँ से आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरेमेइक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो मतलब एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो वो पाली भाषा में रचे गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए दिव्य वंदना, ऑप्शन बी दोहा कोसा,
ऑप्शन सी वज्रछेदिका, ऑप्शन डी वामसात पाकसिनी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वामसात पाकसिनी। जो है वो निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो भारत में उत्पन्न हुआ और बौद्ध धर्म में सबसे बाद वाला ग्रंथ कौन सा है? वामसात पाकसिनी। एसएससी सीपीयू परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी प्रबोध, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में आया था ये प्रश्न। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब जन्म। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो वो उनके जीवन के जन्म की घटना से संबंधित है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए डिटेल कि कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल मतलब घोड़ा का जो संबंध है वो गृह त्याग से है, पीपल बोधि वृक्ष यानी ज्ञान से संबंधित है, पद चिन्ह निर्माण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। सारी डिटेल्स इसमें आपको मिल गई। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी राजगृह। तो किसमें हुआ था बुद्ध को प्रबोध? तो वो हुआ था बोध गया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बुद्ध को ज्ञान यानी कि प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन बी त्रिवर्ग, ऑप्शन सी त्रिसर्ग, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा है प्रश्न। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड डिटेल भी आप यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। ये त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक कहा गया था। क्या था वो श्लोक? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। एक श्लोक का निर्माण किया गया था। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। सो एसएससी मल्टीटास्किंग मतलब एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ये एमटीएस वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि व्यक्ति अगर इच्छाएं करना छोड़ दे तो उसे कोई दुखी ना हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला है मतलब बौद्ध धर्म ने इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी धर्मादेश, ऑप्शन सी स्तंभ, ऑप्शन डी एकाश्मक। सो मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया है ये प्रश्न कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार मतलब एक गोल गुंबद के आकार का छत वाली अर्धगोलाकार आधे गोले के समान संरचना को क्या कहते हैं? सो क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे। आपने कहाँ देखे हैं ऐसे? सांची के स्तूप आपने देखे होंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम? अर्धगोलाकार है ना वो, है ना, गुंबद है उसमें, तो उसको हम स्तूप कहेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी महापद्मनंद। सो मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया ये भी प्रश्न। राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन जो है वो सिस्टमैटिक नहीं है। इसमें बुद्ध का कोई समकालीन शासक नहीं था तो इसका पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं है। इसकी डिटेल आप देख लीजिए कि बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। सो राइट आंसर इसमें कोई पर्टिकुलर है नहीं। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 438 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 453 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व में। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में ये प्रश्न आया है टीयर 1 में। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि बौद्ध धर्म में या बौद्ध में का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी पावापुरी। एसएससी ऑनलाइन CHSL में पूछा गया ये प्रश्न कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन डी है पावापुरी। पावापुरी नहीं है, सारनाथ भी है, बोधगया भी है और कुशीनगर भी है। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, बोधगया में क्या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में क्या उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। सो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है कि महाबुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और काशी के ऋषि पत्तन में सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ। जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो ये भी जानकारी आपको मिल गई कि पावापुरी में क्या हुआ था, तो वो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन ए बुद्ध के युग में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी पश्चिम मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्त काल में। सो एसएससी से युक्त स्नातक परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बुद्ध के युग में वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। समथिंग 60 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमारे क्लियर हो गए कि महावीर कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर या 22वें तीर्थकर। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 में पूछा गया प्रश्न 2012 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थकर। सभी जानते हैं कि महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। तो ये जो है हमारी 60 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।